right now we'll discuss Lord Bentinck. लॉर्ड बेंटिक, जिसकी एक बड़े उदारवादी गवर्नर जनरल के रूप में छवि है, कालखंड उनका रहा है 1828 से 1836 तक। अब बेंटिक जिस समय हिंदुस्तान गवर्नर जनरल बन के आया, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एंगल से देखा जाए तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था। लिबरलिज्म की हवा चारों ओर चल रही थी। लिबरलिज्म यानी उदारवाद, निरंकुशता का वातावरण ढल रहा था और एक उदारवाद का आंधी चल रही थी। हर देश एक उदारवाद के भाव से, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब से प्रभावित हो रहा था वहाँ का जनमानस। साथ ही इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना चार्टर एक्ट रिन्यूअल कराने की आवश्यकता थी, जो वो नहीं चाहती थी कि ऐसा ना हो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन की खराब छवि को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट उसका चार्टर एक्ट रिन्यू ना करे, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी प्रशासनिक सुधारों की मांग उठ रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों, उसके भ्रष्टाचारों की बात उठ रही थी और इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपने प्रशासन की एक अच्छी तस्वीर पेश करे, तभी वो अपना चार्टर एक्ट रिन्यू करा पाती और साथ ही साथ उसकी छवि भी थोड़ी सुधर पाती। इसी सब बैकड्रॉप में, यानी इसी पृष्ठभूमि में बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है। इंस्ट्रक्शन साफ थे कि वो एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाए और इस मामले में बेंटिक की भी प्रशंसा करनी होगी कि बेंटिक ने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप आचरण किया। जहाँ तक हो सका ब्रिटिश हितों का भी ध्यान रखा, लेकिन साथ ही साथ वो हित ऐसे थे कि उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा हिंदुस्तान को भी हुआ। कुछ ऐसे फायदे हुए जो आगे चल के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी हो गए, उन पर हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जब बेंटिक हिंदुस्तान आया तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक हालत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के कारण बड़ी खराब थी। उस पर भारी कर्जा लदा हुआ था, कोष एकदम खाली था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खर्चे और राजस्व के बीच में एक पहले संतुलन बनाना। जितना खर्चा हो रहा है वो उसी हिसाब से हो जितना राजस्व आ रहा है, क्योंकि राजस्व भी उनको बचाना है। ऐसे में बेंटिक की राहें बहुत आसान नहीं थी। उसको लिबरल फेस देना था, एक इक्विलिब्रियम स्थापित करना था रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में। शुरुआत उसने की फाइनेंशियल रिफॉर्म्स या वित्तीय सुधारों से। सबसे पहले उसने 2 कमिटीज़ बनाई, एक सिविल मामलों के लिए और एक आर्मी मामलों के लिए, जो ये इंक्वायरी करे कि कहाँ पर हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं, जो बेकार खर्चे हो रहे हैं, और बढ़े हुए एक्सपेंडिचर का पूरा आकलन करे और कहाँ से उस एक्सपेंडिचर में कटौती हो सकती है। अब जब और सजेशंस इनवाइट कर लिए कमिटीज़ से। कमिटीज़ के सजेशन के बाद उसने अनेक ऐसे ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया जिनकी व्यवहारिक महत्ता नहीं थी, वो बस एक नाम के लिए ऑफिसर्स चल रहे थे। ऐसे कई ऑफिसर्स को उसने ख़त्म किया। जो डेली अलाउंसेस थे अधिकारियों के, उनको काटा और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी या सिविल ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज भी कम की। अब ये तो हो गया सिविल फ्रंट। आर्मी फ्रंट पे इस तरह के खर्चों में कटौती नहीं की जा सकती थी, तो बचता क्या था? बचता था भत्ता नाम का एक अलाउंस, जो तनख्वाह के अलावा मिलता था और वो स्टेशन टू स्टेशन यानी शहर टू शहर डिफर करता था कि वो कितना मिलेगा। अब इस भत्ते के विरोध में बहुत दिनों से बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उठ रही थी। तो बेंटिक को ये साफ इंस्ट्रक्शन दे के भेजा गया था कि इस भत्ते का वो कुछ करे, कुछ डिसाइसिव करे। और बेंटिक ने उस कमेटी के सजेशन के बाद एक स्ट्रोक में उस भत्ते को आधा कर दिया। अब जब आधा कर दिया तो ये बहुत बड़ा झटका था आर्मी ऑफिशियल्स के लिए, सैनिकों के लिए। बहुत तगड़ा शोर मचा, बहुत लोगों ने विरोध किया,
लेकिन बेंटिक ने एक कान नहीं दिया उन विरोधों पर और बिल्कुल मुस्तैद खड़ा रहा, अडिग खड़ा रहा कि नहीं, ये डिसीजन वापस नहीं लिया जा सकता। और डिसीजन वापस नहीं लिया गया। धीरे धीरे असंतोष थम गया और ब्रिटिश सरकार को या ईस्ट इंडिया कंपनी को 20,000 रुपये सालाना का उससे लाभ हुआ, क्योंकि उतने अलाउंसेस जो बच रहे थे उनका क्यूमुलेटिव जो फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ वो 20,000 सालाने का रूप में हुआ। उसी तरह से अब जुडिशियल लेवल पे उसने देखा कि एक तो जजेस की कमी है, दूसरे प्रोविंशियल जो सर्किट है या प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं ये किसी काम के नहीं हैं। यहाँ तक कि बेंटिक ने एक जगह कहा कि ये एक रेस्ट प्लेस है उन लोगों के लिए। प्रोविंशियल कोर्ट्स प्रोविंशियल कोर्ट के जजेस को संबोधित के बारे में उसने टिप्पणी की कि ये उन लोगों के लिए रेस्ट प्लेसेस हैं, यानी आरामगाह है, जो किसी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकते। यानी उन जजेस के लिए ये एक आरामगाह है जो किसी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व का वहन नहीं कर सकते। इसलिए उसने प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील का और जो पूरा सर्किट था कोर्ट्स का उसको भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जो उसने एक प्रमुख वो किया वो था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, उत्तर पश्चिमी प्रोविंस में अभी तक राजस्व का सेटलमेंट नहीं हो पाया था। आपने पहले परमानेंट सेटलमेंट और ये सब पढ़ा, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट जैसी ही चीज़ वो करना चाहता था। उद्देश्य सेम था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित आमदनी मिलती रहे, लंबे काल तक मिलती रहे। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार सर खपाना ना पड़े कि हर साल सर्वे किया जाए, हर साल पैमाइश ना की जाए, हर साल उपज का आकलन किया जाए, हर साल करार किया जाए, अनुबंध किया जाए, सारी एनर्जी, सारे अधिकारी, सारे समय उसी में लगे। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में उसने सर्वे करवाया और 30 साल के लिए, 30 साल लंबा साल है, परमानेंट सेटलमेंट में भी 10 साल था, 30 साल के लिए वो एक करार कर लेता है और स्थान के हिसाब से डिफर करता रहा। जहाँ जमींदार लायक थे वहाँ जमींदारों के साथ अनुबंध किया गया, कहीं रैयत के साथ किया गया और कहीं ग्राम सभा के साथ किया गया। हर जगह 30 साल के लिए, हालांकि बहुत ऊंची दर पर ये सेटलमेंट किया गया। तो इतनी ऊंची दर के साथ किया गया कि ब्रिटिश सरकार को उससे बड़ा लाभ हुआ और एक अच्छी खासी आमदनी उनकी आती रही। अब इसके बाद सबसे जो एक मुख्य काम बेंटिक का कहा जा सकता है वो है इंडियंस का इंडक्शन नौकरियों में। कॉर्नवालिस तक ये परंपरा चली आ रही थी कि उन्हें भारतीयों पर ट्रस्ट इश्यूज थे। वे अब भारतीयों को अपनी नौकरियों में नहीं लेना चाहते थे अधिकारियों की हैसियत से, क्योंकि वे भारतीयों को विश्वास नहीं करते थे। जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनमें इसको लेकर बड़ा क्षोभ था कि उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है और तमाम क्षमता होने के बावजूद वो नौकरियों में नहीं जा सकते हैं। अब नौकरियों में ना रखा जाना ये इसकी भी बहुत वो थी, ट्रस्ट इश्यूज थे। लेकिन बेंटिक कई उद्देश्यों के तहत भारतीयों को इंडक्ट करना चाहता था। पहला, अब ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ रहा था और हर जगह पर अंग्रेज अफसर या अंग्रेज कर्मचारी या अंग्रेज अधिकारी नहीं रखे जा सकते थे। हिंदुस्तानियों को रखना, पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को रखना उनकी मजबूरी बन गई थी। दूसरे, उनका ये भी मानना था कि यदि हम भारतीयों को इंडक्ट करते हैं तो वे हमारे लॉयल हो जाएंगे, यानी जहाँ से वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे उसके प्रति उनकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार हो जाएंगे। अब इसी से जुड़ा था कि उनको इंग्लिश एजुकेटेड बनाया जाए, उनको अंग्रेज़ी की शिक्षा दी जाए ताकि वो परफेक्ट बाबू हो जाए और अंग्रेज़ अफसरों के कमांड को समझ सकें, अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से, इस मजबूरी से हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेज़ी सेवाओं के दरवाजे खोले गए
उद्देश्य अच्छा नहीं था, उद्देश्य तो ब्रिटिश सरकार के हित में था, किंतु यह भारतीयों के लिए आगे चलकर बड़ा लाभप्रद हुआ कि वे सिस्टम में घुस सके। और इसके बाद जो इसी से एक जुड़ा हुआ है अंग्रेजी शिक्षा का। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को दी जाए या न दी जाए, इस पर बहुत मतभेद था। एक स्कूल ऑफ थॉट या एक विचारधारा ये कहती थी कि जो भारतीयों की अज्ञानता है, उनका अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा ना होना है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश हितों के लिए बोन है, वरदान है। वो जब तक अज्ञानी रहेंगे हमारे गुलाम रहेंगे। जिस दिन वो जानकार हो जाएंगे, जिस दिन वो जानने लगेंगे कि समानता, अधिकार, ये सब भी कोई चीज़ें हैं, वो हमारी गुलामी में नहीं रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक वैचारिक वर्ग था कि इनको अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि, जैसा कि मैकाले ने कहा, दे कैन स्लीप, वॉक, इवन थिंक इन इंग्लिश, तो वो हमारे वफादार रहेंगे। और किसी ने कहा भी है कि पुराने मालिक की वो जाति नहीं है, तो आज भी हमारा अंग्रेजी के प्रति वफादारी बनी हुई है। हमें अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी लगती है अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के स्थान पर। तो इस तरह से दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे थे। एक का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा देना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी जानेंगे तो और भी बहुत सारी बातें जान जाएंगे जो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के लिए हानिकारक सिद्ध होंगी। लेकिन व्यवहारिक मजबूरी ये थी कि भारतीयों को नौकरी में लेना था, नौकरियों में ट्रेनिंग हो, अधिकारियों का आदेश समझ सकें, अधिकारियों की मंशा समझ सकें, इसके लिए उनको अंग्रेजी भाषा में ट्रेन करना ज़रूरी था। तो ये उनकी एक व्यवहारिक बाध्यता भी थी। कुल मिला जुलाकर अंग्रेजी शिक्षा इंट्रोड्यूस की गई। ये अलग बात है कि उस इंग्लिश शिक्षा के एजुकेशन ने एक आगे चलकर राष्ट्रवाद को जन्म दिया। एक मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा तैयार हुआ जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की। खैर, तो वो बाद का विषय है। अभी का ये है कि उनकी व्यवहारिक बाध्यता ने अंग्रेजी शिक्षा इंट्रोड्यूस करने के लिए बाध्य कर दिया बेंटिक को। साथ ही बेंटिक को एक श्रेय तो मिलेगा कि उसने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो गई। साथ ही एक और जो होता है कि जुडिशरी में भी बेंटिक ने ये सुधार किया कि हर जगह नेटिव जजेस, अंग्रेजी जजेस ना रहें, नेटिव पीपल भी रहें। और इसलिए उसने जजों की 3 ग्रेड, हिंदुस्तानी जजों की 3 ग्रेड्स, 3 श्रेणियां बना दी। जो सबसे ऊपर था सदर अमीर, जिसको 750 रुपये की सैलरी मिलती थी। अब इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तानी अपने जजेस की नियुक्ति होने लगी, कोर्टों में बार बार सिटिंग्स होने लगी, मुकदमों का व्यवहारिक निपटारण तेज हो गया। और साथ ही जो इसी से रिलेटेड एक और मसला था कि अभी तक कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी। फारसी लैंग्वेज में कोर्ट का सारा आचार व्यवहार होता था। इसको बेंटिक ने समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इसकी जगह पर स्थानीय भाषाओं, वर्नाकुलर, जो स्थानीय लोकल लैंग्वेजेस थी, उन हर राज्य की, उनको कोर्ट में आचार व्यवहार का माध्यम बना दिया। इससे जनता को बड़ी आसानी हुई। वे अपने ग्रीवांसेस, अपने दुख, अपने कष्ट या जो भी उनका डिस्प्यूट है, वो अपनी भाषा में कह पा सकने में समर्थ हुए। वकीलों को, जजों को अपनी बात, अपना पक्ष समझाने में सफल हुए और उस हिसाब से उनको न्याय मांगने में सुविधा हुई। तो ये एक बड़ा सकारात्मक योगदान बेंटिक का होगा। इसके बाद जो हम देखते हैं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, अभी तक अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारों से थोड़ा हाथ खींचा था। वे इस धर्मांतरण और इन सब चीज़ों में करके अभी सामाजिक इंटरफियरेंस की जो नीति थी उससे थोड़ा परे थे। अभी उन्होंने समाज से छेड़खानी नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभी जो नया ब्रिटिश साम्राज्य है वो पहले ही समाज से छेड़खानी कर ले और कोई सामाजिक असंतोष व्याप्त हो ले जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। समाज में उस समय के 2 प्रमुख ऐसे विषमताएं थीं जिन पर हमेशा से